क्वेश्चन ये है कि मैन इज वॉकिंग पैरेलल टू द मिरर। ये मिरर है और मैन इसके पैरेलल वॉक कर रहा है, पैरेलल टू द मिरर। फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच मैन कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी इमेज कहीं मिरर के पीछे बनेगी, तो ये मैन जो इस मिरर के पैरेलल चलता हुआ आ रहा है, ये कितनी दूर तक इसकी इमेज को देख सकता है। तो इमेज कब दिखेगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में पहुंचेंगी। तो हम एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेज निकलवाते हैं। यहाँ से निकलने वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, इधर से निकलने वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गई। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, जैसे मैंने इस लाइन पे चलता हुआ आ रहा था, इस पॉइंट के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी, क्योंकि सबसे ऊपर वाले पॉइंट से हमने रिफ्लेक्शन लिया है। तो इसके ऊपर अगर मैन होगा तो इमेज नहीं देख पाएगा। हाँ, यहाँ जैसे ही मैन आएगा इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी, और बाकी बीच में रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्वियसली उसकी आंखों में पहुंचती रहेंगी और बीच के हर पॉइंट पर इमेज दिखती रहेगी। अगेन नीचे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मिरर के सबसे नीचे वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, और इसके बाद उसकी इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये वो पूरी दूरी है जिसमें वो इमेज को देख सकता है। बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x ही होना चाहिए, और इस x को हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन कहीं पीछे हो रहा होगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज उसकी इमेज से ही आती हुई लग रही होंगी। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये हो गई उसकी इमेज। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी कि ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज होती हैं वो मिरर से बराबर दूरी पे होती हैं। तो अगर ये डिस्टेंस d है, इस डिस्टेंस को भी d कह सकते हो। कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को? तो हम दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे और हम इस एंगल को थीटा मान लेंगे। तो अब से हम क्या करेंगे कि हम दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला लेंगे, इसमें tan थीटा लिखेंगे, और फिर एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी tan थीटा। तो अगर हम इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं और इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो tan थीटा होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर d है, बेस भी d है, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर हम इस बड़े ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए x डिवाइडेड बाई ये पूरी दूरी, और ये पूरी दूरी होगी 2d प्लस d मतलब 4d। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई 4d। लेकिन क्योंकि tan थीटा 1 आया था, तो आप ये कह सकते हैं कि x बाई 4d 1 होना चाहिए। इसका मतलब x हो जाना चाहिए 4d। ये x है तो ये भी x है, और ये वो पूरी दूरी है जहां तक मैन उस इमेज को देख सकता है, और ये पूरी दूरी का आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कि कितनी दूरी तक इमेज को देख सकता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं जिनको हम समझते हैं, और कैसे टैकल करना है उसको भी हम देखते हैं। अगर ये मिरर था जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वही मिरर हम दोबारा बना रहे हैं, और पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो था ये एकदम मिरर के बीचों बीच रखा था। मतलब अगर ये d और d है, मिरर 2d का है, तो बीचों बीच रखा था। हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को बीचों बीच ना रखकर ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है और ये दूरी जो है ये अलग है, ये दूरी जो है वो अलग है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा था, अभी ऑब्जेक्ट बीचों बीच नहीं है। हाँ, ये जो मैन चल के आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, वो उसी लाइन पे अभी भी चलता हुआ आ रहा है जिसपे पिछले क्वेश्चन में आ रहा था। तो ये डिस्टेंस जो था d, वो अभी भी d मैंने रखा है, ये डिस्टेंस 2d। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इमेज बनने के लिए यहाँ से रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर इधर लौट आएगी, और इधर से रेज जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। अभी क्या होगा कि ये x और y दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये बीचों बीच रखा हुआ था तो इस सिमेट्री की वजह से ये x और ये x बराबर थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया या नीचे शिफ्ट कर दिया, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि मिरर की टोटल लेंथ 2d है। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखते तो मिरर की टोटल लेंथ 2d थी, मिरर की अभी भी टोटल लेंथ 2d की है। तो चेंज कहाँ पे हुआ है? इस दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये दूरी अभी भी d है। इस दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ, 2d अभी भी है। मिरर की टोटल लेंथ 2d अभी भी है। सिर्फ एक चीज में अंतर आया है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। आपको इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना अगर होगा तो आपको इस बार एक बार यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है, अगर मैं इसको हटा दूं
तो अगर एक इमेज का हम फॉर्मेशन देखें तो ये एक ऊपर का ट्राइंगल दिखेगा तुम्हें और एक नीचे का ट्राइंगल दिखेगा। इमेज का फॉर्मेशन यही होगा, ये डिस्टेंस डी अभी भी होगा, ये एंगल अल्फा अलग होगा, ये एंगल बीटा अलग होगा। आपको एक बार ये ट्राइंगल कंसीडर करना होगा और यहाँ से x निकलेगा, फिर ये कंसीडर करना होगा, यहाँ से y निकलेगा। सेम मेथड जो पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन 2 बार लगाना होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करें, आप इस रिजल्ट को याद रखें कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को बीच में रखेंगे या हम थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में रखकर आंसर 8D आया है तो यहाँ पर भी अगर हम रखेंगे तो x और y का सम अभी भी 8D ही आने वाला है। तो हाँ, x अलग आएगा, y अलग आएगा, लेकिन जो टोटल सम है वो अभी भी 8D के ही बराबर आएगा। ठीक है, मतलब क्या समझा हमने कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मिरर अगर 2D की लेंथ का है, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, मैन इस लाइन पे चलता हुआ आ रहा है, मैन के चलने की जो लाइन है ये इस मिरर से कुछ दूरी पर होगी और ये दूरी जो है कितनी है, D और 2D 3D, यहाँ पर देख सकते हो D और 2D 3D। तो मैन के चलने की जो लाइन है, जिस लाइन पर मैन चलता हुआ आ रहा है, ये 3D। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दें, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दें, बस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होनी चाहिए ये मिरर से कितनी होनी चाहिए, ये मिरर से होनी चाहिए D। तो इन सारे केसेस में जो मैन इमेज को देख सकता है वो डिस्टेंस अभी भी 8D के ही बराबर रहेगा जो हमने बीच में रख के निकाला था। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये कह देता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है या यहाँ रखा है या इधर रखा है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दे, आपको ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधे सीधे कहाँ रख देना है, बीचों बीच रख देना है, और बीच में रखकर जो भी आंसर आप निकालेंगे वही आंसर किसी भी पोजीशन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो आगे से हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा, D की दूरी पर है, हम ऑब्जेक्ट को उठाकर बीच में रख देंगे। ये डायग्राम से सॉल्व करना आसान है क्योंकि एक ही बार x निकालना है और उसी x को दुगना कर देना है। अगर आप कहीं और रखते हैं तो 2 बार ट्रायंगल बना के सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे एक और बात समझते हैं। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर तुम्हारे पास ये 2 मिरर्स और दोनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं, आगे पीछे नहीं, एक ही लाइन पे रखे हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कितनी इमेज बनेगी, एक इमेज बनेगी, स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी भी इसकी इमेज जो बन रही है वो कहीं पीछे बन रही। अब अगर जैसा हमने स्टार्ट किया तो पहले हमने एक सिंगल मिरर लिया था जिसकी लेंथ 2D की थी। मान लो उसकी लेंथ जो है वो है 2D/3 और इसकी लेंथ जो है वो D/3। तो अगर तुम इन दोनों लेंथ को जोड़ दोगे तो अभी भी हमें टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी, टोटल लेंथ मिल जाएगी हमें D की। तो हमें D नहीं चाहिए, हमें 2D चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं 4D/3 और उसको लिख देते हैं 2D/3। अब अगर इन दोनों लेंथ को आप जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ अभी भी हमको 2D की मिलेगी। 2D की मिरर की लेंथ हम पहले प्रॉब्लम से करते हुए आ रहे हैं। तो अगर इस पूरे मिरर की लेंथ 2D की है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से D की दूरी पर रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहाँ से D की दूरी पर होगा, और मैन यहाँ पे कहीं पे चलता हुआ आ रहा है जैसे हर क्वेश्चन में चलता हुआ आ रहा था, और मैन के चलने की जो दूरी है ये ऑब्जेक्ट से जो है वो 2D की दूरी पर। तो सेम प्रॉब्लम जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, बस यहाँ पर एक सिंगल मिरर ना होके मिरर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब इसकी इमेज कैसे बनती, इसकी इमेज बनने के लिए यहाँ से रेस जाती और इधर आ जाती, उसी तरीके से नीचे वाले मिरर से रेस इधर आ जाती, और जब ये मैन यहाँ से चलता हुआ आ रहा होगा इस लाइन में तो उसको इमेज यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी एक बार, फिर यहाँ इमेज दिखनी बंद हो जाएगी क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्टेड है उसकी आंखों में नहीं पहुँच पाएगी, फिर उसको इमेज दिखनी अगेन यहाँ से यहाँ शुरू होगी और यहाँ से यहाँ इमेज को देख सकता है। तो अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी दूरी तक इमेज को देखा, तो अभी भी इन दोनों का जो सम आएगा वही आएगा 8D, जो 8D तुमको पिछले क्वेश्चन में मिला था। यहाँ पर भी मैंने कहा था 8D होगा,
उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर भी 8D का ही रिजल्ट है और जो पहला क्वेश्चन था उसका रिजल्ट भी 8D का है। मतलब इन सब चीज से हम क्या फाइनली समझते हैं? फाइनली ये समझते हैं कि अगर हमको एक मिरर दिया हुआ है, उसके सामने मैन कुछ दूरी पे चलता हुआ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा है तो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया, इसकी इमेज पीछे बना देनी है। ये अगर d था तो ये भी d था, एक बार इस ट्राइंगल में tan थीटा लिखेंगे, दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर बड़े ट्राइंगल में tan थीटा लिखेंगे, x अपॉन ये पूरी दूरी, यहाँ से x आ जाएगा, x जितना ऊपर है x उतना नीचे है, टोटल डिस्टेंस आ गया। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, तो आपको दोबारा नहीं सॉल्व करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम वापस उसके बीचों बीच रख देंगे और वो क्वेश्चन को हम इसी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से हम सॉल्व करके वही रिजल्ट 8D निकालेंगे। अब तीसरा पार्ट क्या कर सकता था कि हम इस पूरे मिरर को 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में या 100 टुकड़ों में बांट दें। अगर ये मिरर कई टुकड़ों में बटा हुआ है और इन दोनों मिरर को जोड़कर ये जो लेंथ आएगी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा 2D का। तो अगर इस मिरर की लेंथ वही रहे 2D जो हमने पहले ली थी, जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ली थी, यहाँ पर हमने लिया था, अगर इस पूरे मिरर की लेंथ 2D की है और हम इस मिरर को 2 टुकड़ों या 10 टुकड़ों में तोड़कर भी रख दें और टोटल लेंथ अगर हमें फिर से 2D की ही मिलती है जैसा कि हमें यहाँ मिल रही है, तो इससे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो उसका रिजल्ट है। मतलब अगर हमको मिरर टूटे हुए देंगे तो हमें टूटे हुए मिरर को जोड़कर एक सिंगल मिरर बना देंगे, ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक सिंगल मिरर बन जाएगा जिसकी लेंथ 2D की होगी, और उस मिरर के बीचों बीच हम ले जाकर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आता है ऊपर वाले ट्राइंगल से x उसका दुगना करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमें उस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का यूज करना है, कहाँ से इमेज दिखती है। इमेज तभी दिखती है जो रिफ्लेक्टेड रे पहुँचती हैं, और उसके लिए हमने इस प्रॉब्लम को किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखते हैं डेविएशन के बारे में। डेविएशन एक एंगल है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होती भी है, एक्चुअली होता क्या है कि डेविएशन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसी तरीके से हम उसको डायरेक्शन देते हैं। जैसे आपकी मर्जी है, अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानिए। ठीक है, तो ये डेविएशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट रेडियन है, एंगल ही है एक तरीके से। और डेविएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी पाथ पे जा रही है और किसी भी वजह से अगर इसका पाथ बदल जाता है तो हम कहते हैं कि रे अपने पाथ से डेविएट हो गई है। अब डेविएट होने से कितना डेविएशन हुआ है वो निकालने का तरीका ये है कि जो भी रे का ये इनिशियल पाथ होता था, ये रे इधर जा रही है, इसका इनिशियल पाथ होता था, तो हम अगर इसके इनिशियल पाथ को आगे की तरफ खींच दें तो हम ये कहेंगे कि रे का इनिशियल पाथ कहीं इधर होता था, इस तरफ होता था, लेकिन रे फाइनली इधर चली गई, तो रे ने इतना एंगल रोटेट किया है, जैसे रे इधर जा रही थी, इधर घूम के इधर चली गई, तो रे ने अपने ओरिजिनल पाथ से जो भी एंगल रोटेट करके फाइनल पाथ में गई है, इस एंगल को हम डेविएशन कहेंगे। और इस डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि ये डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। डेविएशन हमेशा इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ हमको लेना होता है। ठीक है, तो ये डेविएशन हो गया। और अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री होता तो हम कहते हैं डेविएशन 30 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा डायग्राम हम देखते हैं जिसमें हम मानते हैं कि चलो रिफ्लेक्शन अगर होता तो रिफ्लेक्शन में क्या डेविएशन होता। ये रिफ्लेक्शन, ये कोई प्लेन मिरर है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते तो रिफ्लेक्ट होके ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ चली जाती। ठीक है, तो अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को थीटा का एंगल माना है तो हम इसका डेविएशन निकालना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से। और दूसरी बात कि अगर ये इंसिडेंट रे का पाथ है तो ये इंसिडेंट रे जिस पाथ पे जा रही थी, इस पाथ को हम आगे की तरफ खींच देते हैं। ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, इंसिडेंट रे इधर जाते जाते ऐसे घूमी है और फिर निकल गई। इसका मतलब इंसिडेंट रे ने इतना एंगल रोटेट करके निकली है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, यह एंगल पूरा डेविएशन कहा जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने डेविएशन? इनिशियल रे ने
जितना एंगल रोटेट करके फाइनल रे के पाथ में जाना है उसको हम लोग डेविएशन कह रहे हैं। कितना है डेविएशन वो निकालने के लिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो डेविएशन है डेल्टा, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा घटा देंगे तो हमको डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा होता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद हम आगे जाके रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ रिफ्रैक्शन का, रेयर से डेंसर, मीडियम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायग्राम बनाया हमने, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है। अब इसमें कितना डेविएशन हुआ ये निकालने के लिए क्या करना है, जो भी रे का इनिशियल पाथ था, ये रे का इनिशियल पाथ है, इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये रे का इनिशियल पाथ है और इस इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ जितना एंगल बनाता है इसको हम डेविएशन कहते हैं। तो इनिशियल रे का पाथ ये था, फाइनल रे इधर चली गई, तो इनिशियल कितना घूम के फाइनल की तरफ गई है इसको डेविएशन कह रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस एंगल को आई कह रहे हैं तो ठीक इसका ये अपोजिट एंगल है, ये पूरा एंगल आई होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा। इस आई में से ये आर हटा देंगे तो डेविएशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पे डेविएशन हो गया है एंगल आई माइनस एंगल आई। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि डेविएशन एक से ज़्यादा बार हो, क्योंकि हम जब आगे जाके प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो 2 सरफेस से डेविएशन होता है, तो टोटल डेविएशन निकालना पड़ता है। तो टोटल डेविएशन या अगर हमको नेट डेविएशन निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए हम एक रूल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ गई, फिर रे ऑफ लाइट का डेविएशन हो गया, फिर रे ऑफ लाइट का फिर से डेविएशन हो गया, ऐसे कई बार डेविएशन हो सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार, कितनी बार भी डेविएशन हो सकते हैं। तो ये सबसे पहली रे है जो सिस्टम के अंदर आई थी, ये सबसे आखिरी रे है जो सिस्टम के से बाहर निकली है। तो हमको पता करना पड़ता है कि टोटल क्या डेविएशन हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं, हम दोनों डेविएशंस को अलग अलग निकालते हैं। तो ये अगर रे का इनिशियल पाथ था तो रे ने अपने इनिशियल पाथ से इतना एंगल घूमा है, तो ये पहला डेविएशन हुआ है। रे ने इनिशियल पाथ से इतना एंगल घूमा है तो ये पहला डेविएशन हुआ है। फिर इन दोनों में ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये अगर इनिशियल है तो इनिशियल रे जिस भी पाथ में जा रही थी उससे इसने जितना एंगल घूमा होगा इसको हम लोग डेविएशन डेल्टा 2 कहेंगे। ठीक है, तो पहले केस में ये इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल को आगे बढ़ा दिया, जो भी फाइनल के संग एंगल मिला वो डेल्टा 1 हो गया। इन दोनों में ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल को आगे बढ़ा दिया, फिर से ये देखा कि कितना एंगल आता है, ये डेविएशन डेल्टा 2 हो गया। अब आती है बात की इस पूरे सिस्टम की, ये आने वाली इनिशियल रे है, ये निकलने वाली फाइनल रे। अगर हम इस इनिशियल रे को आगे की तरफ खींच देते इस तरीके से, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो रे इनिशियली आ रही थी वो ये आ गई और फाइनली ये रे बाहर निकल गई। तो रे इनिशियली ये आई है और फाइनली बाहर ये निकल गई, तो हम सबसे पहली और सबसे आखिरी रे को देखेंगे और कहेंगे कि ये जो इनिशियल रे आई थी, इस इनिशियल रे ने ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इतना एंगल इस रे ने घूमा, ये जो इनिशियल रे आ रही थी इसने इतना एंगल घूमा और निकल गई। तो अब ये कहा जाएगा कि ये पहली रे और इस आखिरी रे में पहली रे जो आई ये डेल्टा का एंगल घूम के निकल गई, इस डेल्टा को ही हम लोग कहते हैं नेट डेविएशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेट डेविएशन। अब ये निकलता कैसे, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के निकल जाएगा, लेकिन हम सीधे अब रिजल्ट ही याद रखते हैं। डेल्टा नेट डेविएशन जो होता है ये इन सारे डेविएशंस का वेक्टर सम होता है। हो सकता है और भी डेविएशंस हो रहे हो तो इन सब का वेक्टर सम है। वेक्टर का मतलब ये रहा सिर्फ कि जैसे ये क्लॉकवाइज है, हम इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज के डेविएशंस को पॉजिटिव लेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज के डेविएशन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है,
और इस तरीके से हम टोटल डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल डेविएशन इन सब को जोड़ के नेगेटिव आता है तो एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, पॉजिटिव आता है तो क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके साथ। ये एक रे बना दी, फिर ये दूसरी रे है, मान लो ये तीसरी है, फिर ये चौथी है और ये पांचवी। ठीक है, कुछ एंगल्स भी मैं दे देता हूँ। इस एंगल को मैंने दे दिया है 120 डिग्री, ये दे दिया है 150 डिग्री, इस एंगल को दे दिया है मान लो 40 डिग्री और इस एंगल को दे दिया है 80 डिग्री। इस डायग्राम को बनाइए और डेविएशन निकालने की कोशिश करिए। नेट डेविएशन कितना है, 2 मिनट का आपको समय देता हूँ। तो डेविएशन अगर हम टोटल निकालते हैं तो जैसे आपको बताया कि आप हर एक अलग अलग जगह का डेविएशन निकालेंगे और फिर हम उसको फॉर्मूले में टोटल डेविएशन निकालने के लिए ऐड करेंगे। जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो एक एक करके हम डेविएशन निकालते हैं। इन दोनों में ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इनिशियल रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, ये इनिशियल रे का पाथ हो गया, ये फाइनल रे का पाथ है। इनिशियल से फाइनल की तरफ ये पहला डेविएशन होगा। ये 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा। ये सबसे पहला डेविएशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। इन दोनों में ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ खींचा और देखा कि फाइनल रे ऑफ लाइट के संग कितना एंगल बनता है। तो ये एंगल आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री का बना है। इन दोनों में ये इनिशियल है तो इस इनिशियल रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ खींचा, फाइनल ये है तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल होगा इसको तीसरा डेविएशन कहेंगे। ये 40 है तो ये 140 होगा क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और फिर यहाँ से ये चौथा डेविएशन आ जाएगा। ये 80 डिग्री है, पूरा 180 होना चाहिए तो डेल्टा 4 को हम कह सकते हैं 100 डिग्री। अब ये टोटल डेविएशन अगर निकालना है तो हमने जो रिजल्ट लिखा था उसी को यूज करते हैं। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेंगे, 30 डिग्री भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेंगे, 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे और 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको भी नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो गया 90 माइनस 240 तो ये आ जाएगा -150 डिग्री। -150 में माइनस साइन क्या बता रहा है कि नेट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ होगा और जितने एंगल से हुआ होगा वह एंगल 150 डिग्री होगा। ठीक है, बस तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए कि नेट डेविएशन का मतलब हुआ क्या। तो नेट डेविएशन का मतलब हुआ कि जो सबसे पहली रे आ रही थी उसका जो इनिशियल पाथ होता था, अगर हम उसको आगे की तरफ खींचते और सबसे आखिरी रे जो यहाँ पे निकली है तो सबसे इनिशियल रे ने सबसे आखिरी रे के संग जो एंगल बनाया होता, ये एंगल 150 डिग्री होता। वही आंसर आपको मिला 150 डिग्री। और देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मिला है इसलिए हम इसको नेगेटिव कहेंगे। तो ये फाइनल रे इधर चली गई है, इनिशियल रे इधर आ रही थी, 150 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। ठीक है, इस तरीके से हम डेविएशन निकालते हैं। अगर कोई रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट आए तो क्या डेविएशन कहा जाएगा? कितना डेविएशन होगा? इसका डेविएशन होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये रे जो सीधी जा रही थी ये पूरा 180 डिग्री घूमेगी और फिर लौट के आएगी, तो डेविएशन 180 डिग्री। वहीं अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधी चली जाए, जैसे ये ग्लास स्लैब है, आगे जाके पढ़ेंगे, ये इस तरीके से रे आई और फिर ये रे इधर चली गई, तो आगे जाके सीखेंगे कि ये दोनों रेज एक्चुअली एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पर डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। तो रे अगर अपोजिट आ जाती हैं तो डेविएशन 180 डिग्री कहेंगे। रे अगर पैरेलल निकल जाती हैं तो डेविएशन हम उसमें 0 डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये हो गई डेविएशन की बातें। अगर दो मिरर इस तरीके से हमें दिए हैं कि इंक्लाइंड है,
कोई भी रे ऑफ लाइट जो किसी पहले मिरर में टकराएगी किसी भी एंगल पे, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे लौट जाएगी। सिंपल ज्योमेट्री से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो चाहे जिस भी एंगल पे ये रे आएगी, ये लौटने वाली रे इसके पैरेलल रहेगी। तो अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कहता हूं, तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 and 3 आर ऑलवेज पैरेलल। ये दोनों रेज हमेशा पैरेलल रहेंगी, चाहे जिस भी एंगल पर आप इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछता कि इसमें डेविएशन कितना हुआ, तो क्या आंसर आप करते? 0 डिग्री नहीं करते, क्योंकि रेज पैरेलल तो हैं, लेकिन ये आने वाला पाथ और जाने वाला पाथ एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि यहाँ पर था। और अगर अपोजिट है, तो अगर मैं पूछता कि क्या डेविएशन होगा, तो आप डेविएशन को यहाँ लिखते 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये डेविएशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी। एक क्वेश्चन और करते हैं डेविएशन के ऊपर। ठीक है, इस डायग्राम में हमें ये दिया है कि दो मिरर्स हैं, एक दूसरे से थीटा के एंगल पर इंक्लाइंड है। कोई भी रैंडमली किसी भी एंगल पे एक रे आती है, पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, रे चली गई। हमें ये पता करना है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, 2 मिनट का समय लें और फिर मुझे रिजल्ट बताएं। तो देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, नॉर्मल। ये बन गए दोनों जगहों पे नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हम किसी के एंगल को मान लेते हैं कि इस एंगल को अगर हमने अल्फा का नाम दिया, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा फिर 90 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। इस एंगल को अगर हमने बीटा माना है, तो ये एंगल भी हो जाएगा बीटा। ठीक है, यहां पे कितना डेविएशन हुआ? अभी हमने कुछ देर पहले डेविएशन के बारे में सीखा था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा का होता है। तो यहां पर 2 जगह हैं, एक डेविएशन इधर हुआ, एक बार डेविएशन इधर हुआ है। तो ये रे का इनिशियल पाथ हो गया, ये फाइनल पाथ हो गया, ये पहला डेविएशन डेल्टा 1 का। यहाँ पर ये रे का इनिशियल पाथ कहीं इधर हो गया और फाइनल पाथ इधर हो गया, तो ये डेविएशन हो गया डेल्टा 2 का। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 2 अल्फा। डेल्टा 2 की वैल्यू है 180 माइनस 2 बीटा। देख सकते हैं कि डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो नेट डेविएशन अगर हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि जो नेट डेविएशन होगा, ये होगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, क्योंकि ये नेगेटिव लेना है। तो 180 माइनस 2 अल्फा, ये हो गया इतना, माइनस 180 माइनस 2 बीटा। तो जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बीटा और अल्फा अननोन है, तो हमें हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इनके बीच में एक रिलेशन दिखना चाहिए। और वो रिलेशन देखने के लिए एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इस ट्रायंगल में अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देता, ठीक है, ये एंगल बीटा दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये एंगल अगर हम निकालते तो ये आता 90 माइनस बीटा। ठीक है, और उसी तरीके से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर हम निकालते तो ये एंगल आ जाता कितना, 90 माइनस अल्फा का, क्योंकि नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल बनी हुई है, तो ऑब्वियसली ये अल्फा होता तो 90 माइनस अल्फा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अगर इंटीरियर एंगल है, तो ये हो जाना चाहिए इसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये इसका और इसका सम होगा। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक, अब आप ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों को सम कर देते हैं, तो क्या क्या लिखा जाएगा,
90 माइनस अल्फा पहला एंगल है, प्लस सॉरी 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा है पहला एंगल। 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा ये पहला एंगल है। दूसरा है 90 माइनस बीटा और तीसरा है 2 अल्फा। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। 90 और 90 मिलके तो 180 हो जाएंगे, तो इसको लिख देंगे 180। यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये बचेगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। कहीं से थीटा मैंने मिस किया है, यहाँ पे थीटा आप देखेंगे तो थीटा भी आ रहा होगा। तो 180 और माइनस 2 अल्फा और अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा मिलके अल्फा हो गया और यहाँ माइनस बीटा और ये थीटा बचा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180। ये 180 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको जब कैंसिल कर दिया तो हमको मिलता है बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, और यही बीटा माइनस अल्फा की ज़रूरत हमको पहले भी थी जहाँ पे हमने ये रिजल्ट निकाला था। और उस बीटा माइनस अल्फा को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमको डिवीजन मिलता है 2 थीटा के बराबर। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट उससे मिरर से जितनी दूरी पर होगा उसकी इमेज भी मिरर से उतनी दूरी पर बनती है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज को भी चलना पड़ेगा, जिससे कि ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से बदलेगी तो इमेज की दूरी को भी मिरर से बदलना पड़ेगा। अगर ये दूरी नहीं बदलेंगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से अलग अलग दोनों दूरियों पे हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी यही है कि मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर चलने लगेगा तो इमेज को चलना पड़ता है, मिरर अगर चलने लगेगा तब भी इमेज को चलना पड़ता है, जिससे कि इस प्रॉपर्टी को बरकरार रखा जाए कि ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी दोनों मिरर से बराबर हो। हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और इसमें पहला पार्ट होगा मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन। अब मिरर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मिरर अगर हम बनाते हैं तो ये मिरर का साइड व्यू होता है। ये मिरर को साइड से देखने पर ऐसा दिखता है। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है और कोई भी लाइन जो मिरर के आर पार निकल जाती है ये मिरर के परपेंडिकुलर है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन या मिरर का मोशन इस लाइन के अलोंग होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन कह रहे हैं, इसी के अलोंग हम मोशन देख रहे हैं, तो अगर कोई मोशन इस लाइन के अलोंग होगा तो उससे इमेज के मोशन में क्या फर्क पड़ता है ये सीखना है। तो पहले तो काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ने लगे तो इमेज को किधर बढ़ना चाहिए? लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर रहनी है। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज को भी नजदीक आना पड़ेगा, जिससे कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर पे हो उतनी दूरी पर इमेज भी मिरर से हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ चलेगा तो इमेज लेफ्ट की तरफ चलेगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ चलेगा इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से इस तरफ चलता है x की दूरी, तो इमेज को भी चलना पड़ेगा x की ही दूरी। रीजन ये है कि अगर ये 10 मीटर होता तो ये भी 10 मीटर होता। अगर ये 1 मीटर नजदीक आता तो 9 रह जाता, तो इसको भी 1 मीटर नजदीक आके 9 रखना पड़ेगा। मतलब ये 1 चलेगा तो ये भी 1 चलेगा, ये x चलेगा तो वो भी x चलेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज travels in opposite direction। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि दे ट्रैवल विथ इक्वल स्पीड, या ऐसा कह सकते हैं दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे,
या दोनों बराबर स्पीड से चलेंगे, बस अंतर ये होगा कि एक अगर राइट में जाएगा तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट का इफेक्ट हो गया। उसी तरीके से इमेज का क्या, सॉरी मिरर के मोशन से क्या इफेक्ट आता है उसको भी समझ लेते हैं। अगर ये मिरर हमने यहां बनाया है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां है, इमेज कहीं यहां है। ये मिरर अगर अपनी जगह से चलने लगेगा तो ये इमेज को भी अपनी जगह से चलना पड़ेगा। तो अब ये समझना है कि इनके मोशन में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो एक बात ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये मिरर चलेगा कुछ दूरी तो इमेज कितनी चलेगी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी जो थी वो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कि 10 मीटर थी, तो ये दूरी भी हम कहेंगे कि 10 मीटर की होगी। अब ये मिरर इस तरफ चल के आ गया 2 मीटर, 2 मीटर चल गया ये मिरर। अब जब ये मिरर 2 मीटर चल गया तो अब ये मिरर चल के यहाँ पर आ गया है। मैं नीचे उस डायग्राम को बना रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए कि मिरर की पोजीशन में 2 मीटर बाद चेंज आया है। ऑब्जेक्ट जहां था ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इमेज की पोजीशन में जरूर चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी मिरर से बराबर होनी चाहिए। तो इमेज को चलना पड़ेगा। तो इमेज ने कितना चला है हमें यही पता करना है। इमेज की इनिशियल पोजीशन ये थी, इमेज की फाइनल पोजीशन ये आ गई, इमेज ने कितना चला है। मिरर यहाँ पे आ गया 2 मीटर की दूरी, तो इमेज ने कितना चला है। ये टोटल 10 मीटर था, इसमें से अगर ये 2 मीटर हम हटा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी बचेगी 8 मीटर की। और अगर ये 8 मीटर है तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी 8 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, इमेज की दूरी मिरर से दोनों बराबर। ये 8 मीटर है, उसमें से 2 मीटर ये और निकल गया, तो तुम 8 मीटर इस पूरे को कह रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि 6 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये 2 मीटर निकल गया। ये 8 था, 2 निकल गया, 6। ये 6 है। और ये कितना था पूरा यहां से यहां तक, पहले ये पूरा था, आप देख सकते हैं 10। 10 में से 6 चला गया तो ये मिलेगा 4। इसका मतलब इमेज यहां से यहां चल के आया होगा और ये चला होगा 4 मीटर। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट ही याद रखना है, और रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये मिरर 2 मीटर चलेगा तो इसकी इमेज 4 मीटर चलेगी, मतलब उसका दुगना। तो ये कहा जा सकता है इस केस के रिजल्ट में कि इमेज and mirror travels in same direction। अगर आप ध्यान दें तो ये कहा जा सकता है कि जिस डायरेक्शन में ये मिरर गया था लेफ्ट में, तो इमेज को भी उसी डायरेक्शन में लेफ्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। और दूसरा कि हम ये कह सकते हैं कि इमेज ट्रैवल्स ट्वाइस, या आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का डबल चल रही है, ठीक है। ट्वाइस दी ऑब्जेक्ट, सॉरी ट्वाइस दी मिरर। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का दुगना चलती है, ठीक है। और इमेज जिस डायरेक्शन, अगेन इमेज जो है वो मिरर का दुगना चलती है, और जिस डायरेक्शन में मिरर चलेगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी चलेगी, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दें, जिसमें ऑब्जेक्ट का भी मोशन हो, मिरर का भी मोशन हो, तो हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें हम इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं और ये निकाल सकते हैं कि इमेज का मोशन कितना होगा। यहाँ पे कहीं पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ चल गया है 3 मीटर और मिरर इस तरफ चल गया है 5 मीटर, और मैं तुमसे पूछूं कि इमेज ने कितना चला। तो इमेज ने कितना चला ये निकालने के लिए हमने जो 2 इफेक्ट देखे हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन देखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट पे चलेगा तो इमेज को लेफ्ट में चलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर 3 चलेगा तो इमेज को भी चलना पड़ेगा 3 मीटर। हमने यही सीखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और सेम वैल्यू से चलते हैं। ऑब्जेक्ट का इफेक्ट हमने देख लिया, मिरर का इफेक्ट देखते हैं। मिरर की जहां तक बात है, मिरर जितना चलता है
इमेज उसका दुगना चलता है, और मिरर जिस तरफ चलता है इमेज भी उसी तरफ चलता है। तो ये मिरर लेफ्ट में गया तो इमेज भी लेफ्ट में गई, मिरर 5 से जाएगा तो इमेज 10 से जाएगी। अब इसका इफेक्ट देखा, इसका इफेक्ट देखा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम कह सकते हैं कि 13 मीटर आएगा और इमेज 13 मीटर से लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से कई और प्रॉब्लम्स बन सकती हैं जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट और मिरर मोशन का यूज करके इमेज का मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चल गया है यहाँ पर 4 मीटर, मिरर चल गया है 10 मीटर। 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और बताएं कि इमेज ने कितना चला होगा। ठीक है, वैसे ही करना है हमें जैसे अपने पिछला क्वेश्चन किया। ऑब्जेक्ट का इफेक्ट अलग से देखना है, मिरर का इफेक्ट अलग से देखना है। ऑब्जेक्ट चलता है लेफ्ट में तो इमेज चलेगा राइट में, ऑब्जेक्ट चलेगा लेफ्ट में तो इमेज चलेगा राइट में। ऑब्जेक्ट जितना चलता है इमेज को भी उतना चलना है, तो इमेज 4 मीटर राइट में चला दिया। दूसरा, मिरर जिस तरफ चलता है इमेज को भी उसी तरफ चलना होता है, तो मिरर लेफ्ट में है तो इमेज भी लेफ्ट में है, और जितना मिरर है उसका दुगना इमेज है, तो इमेज को 20 मीटर लेफ्ट में चलना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होने के कारण 20 लेफ्ट और 4 राइट को मिला के हम कह सकते हैं 16 मीटर लेफ्ट की तरफ आ जाए। तो ये इमेज का मोशन हो गया 16 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट और मिरर के कंबाइंड इफेक्ट से इमेज का मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज के मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। अब देखिए, इस रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूं जिससे इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स की जा सके। फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज में से किसी भी दो का मोशन आपको दे सकता है, ठीक है, और तीसरे का मोशन पूछता है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट और मिरर का मोशन दिया और इमेज का पूछा। मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूं जिसमें ये कहूं कि ऑब्जेक्ट चल रहा है मान लो 4 मीटर, इमेज चल रही है मान लेते हैं 6 मीटर, और पूछूं कि मिरर कितना चला। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसके लिए अगेन एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। जितना सीखा है उससे भी हम कर सकते हैं। उससे कैसे करना है, बिना फॉर्मूले की मदद से। आप ये सोचें कि ऑब्जेक्ट 4 मीटर चला है, इमेज 6 मीटर चली है। ऑब्जेक्ट को आप इमेज की तरह सोचें, जैसे चलो इसको अभी हम हटा देते हैं। इमेज अगर 6 चलती है तो क्या मिरर जितना चलता है इमेज उसका दुगना चलती है? तो अगर हम ये कहते हैं कि इमेज 6 चली है तो मिरर को 3 मीटर चलना चाहिए था उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इमेज चली है। तो मिरर 3 चलता तो इमेज 6 हो जाती। ठीक, हमने इतना सीखा। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या वो उसको इमेज कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज को आपस में बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो उसको इमेज मान लेते। अब अगर ये इमेज होती तो अगर हम इसको इमेज मानते और ये इमेज अगर 4 मीटर चली होती तो हम कह सकते थे कि जितना इमेज चलती है मिरर उसी तरफ चलता है। हम इसको इमेज मान रहे हैं, इसको भूल जाओ, सोचो ये इमेज है। तो इमेज अगर 4 चलती राइट की तरफ तो मिरर को भी राइट की तरफ चलना पड़ता। कितना? 2 मीटर अगर ये इमेज मिरर चल जाता तो अब आप देखें इसका कंबाइंड इफेक्ट कितना आता। इसका कंबाइंड इफेक्ट हो जाता 1 मीटर लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको इस तरीके से सोचा जरूर जा सकता है, बट हम लोग जब प्रॉब्लम की बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें रिजल्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको देता हूं, और फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पे 3 चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर। Vm का मतलब हमने लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, मैंने ऐसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। Vi का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड Vo का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेक्टर साइन बनाने का सिर्फ ये रीजन है कि हम इन क्वांटिटीज को
डायरेक्शन दें, पॉजिटिव और नेगेटिव। और साइन कन्वेंशन सिर्फ ये है कि अगर हम राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है, ठीक है। जैसे अब इसी के ऊपर अगर हमें कोई प्रॉब्लम करनी होती, वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको कुछ देर पहले दी, इसको मैंने एक तरीके से बताया कि हम इसको इमेज मानते तो मिरर निकालते, इसको इमेज मानते तो मिरर निकालते, आधा आधा कर कर हम रिजल्ट निकालते। मान लो हम ये तरीका नहीं अपनाना चाहते और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमको मिरर नहीं पता, इन तीन में से कोई दो चीजें पता होंगी, एक चीज नहीं पता होगी। तो मान लेते हैं हमें मिरर नहीं पता, और मिरर नहीं पता तो हम उस फॉर्मूले में लिखेंगे 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं 4 दिया है, क्योंकि राइट में दिया है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस इमेज। इमेज आप देख सकते हैं लेफ्ट में है, क्योंकि लेफ्ट में है तो हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां से हमको मिरर की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। ये -2 आएगा डिवाइड बाय दिस माइनस। माइनस का मतलब है कि मिरर लेफ्ट की तरफ चला होगा, लेफ्ट की तरफ हमने नेगेटिव माना है, इसका मतलब मिरर लेफ्ट की तरफ चला होगा। और 1 का मतलब है कि 1 के वैल्यू से चला होगा। तो अगर हम रिजल्ट देखें तो -1 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि मिरर का जो मोशन है ये होगा 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हैं। एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। इस डायग्राम में हमको मान लेते हैं कि इमेज के बारे में दिया हुआ है और मिरर के बारे में दिया, ऑब्जेक्ट अननोन है। मिरर को हम मान लेते हैं कि 16 चल गया, इमेज को मान लेते हैं कि ये 24 चल गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता। अगेन यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, कितना लेंगे -16, माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अननोन है, ऑब्जेक्ट अननोन है तो ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे, और प्लस इमेज। इमेज अगेन लेफ्ट की तरफ है तो उसको हम -24 लिखेंगे। ये माइनस इधर चला जाएगा, -32 पहले से था, ये जाके +24 हो जाएगा, और -32 + 24, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर लेफ्ट की तरफ गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कहां पर, जहां पे मोशन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। हमने केसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है, सेकंड केस देखते हैं इसमें कि मोशन इन पैरेलल डायरेक्शन कैसा होगा। अब मिरर के पैरेलल का मतलब क्या है? तो मिरर आपको समझना है कि मिरर एक प्लेन मिरर है। प्लेन बनाने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल एक्सिस से लाइन बनती है, 2 एक्सिस से प्लेन बनता है, और 3 एक्सिस से पूरा स्पेस या वॉल्यूम बन जाता है। तो जैसे ये बोर्ड है, ये 2 एक्सिस से बना होगा, एक एक्सिस जो ऊपर की तरफ गई है और एक एक्सिस जो आगे की तरफ गई है। इसको अगर हम x मानते हैं, इसको अगर हम y मानते हैं, तो x और y एक्सिस मिलाकर एक प्लेन बनता है। तो जो भी मिरर हम बनाते हैं जिसको हम प्लेन मिरर कह रहे हैं, ये 2 एक्सिस से बनता है। जो x एक्सिस हम इधर मान रहे हैं, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर, अगर हम इसको x एक्सिस मानते हैं और इसको अगर हम y एक्सिस मानते हैं, तो ये जो प्लेन मिरर बना हुआ है, इस प्लेन मिरर में अगर हम x एक्सिस की तरफ चलेंगे, अगर मैं आगे की तरफ चलूंगा, तो ये मिरर का पैरेलल डायरेक्शन कहा जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस लाइन के अलोंग चल रहा हूं तो ये लाइन मिरर से फिक्स दूरी पर है, ये पैरेलल डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर आप y एक्सिस में चलेंगे तब भी ये मिरर के पैरेलल डायरेक्शन। तो x और y को मिलाकर जो प्लेन बन रहा है, इसको अगर हम एक पैरेलल प्लेन इसके आगे और खड़ा कर दें और इस प्लेन पे कोई भी चीज चलेगी तो वो मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मानी जाएगी, ठीक है। हम लोग मिरर डायग्राम में जनरली ऐसा बनाते नहीं हैं, हम लोग साइड व्यू ही बनाते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर में 2 एक्सिस मिरर के पैरेलल होती हैं। तीसरी एक्सिस जो z है, जो बाहर की तरफ आ रही है, ये z एक्सिस मिरर के आर पार निकल जा रही है, ये डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों डायरेक्शन मिरर के पैरेलल हैं। तो आपको डायग्राम में इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी 2 एक्सिस मिरर के पैरेलल कही जाएंगी और जो तीसरी एक्सिस होगी वो मिरर के परपेंडिकुलर कही जाएगी। अब
अगर हम डायग्राम मान लो इस तरीके से बनाते हैं और मैं तुमसे कहता हूं कि ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये डायरेक्शन है वाई एक्सिस का, तो आप ये कह सकते हैं कि जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गई। कौन सी डायरेक्शन, कौन सी एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है? एक एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, 2 एक्सिस पैरेलल होगी। कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी? जो इसके आर पार निकल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस ही है जो इसके आर पार निकल रही है, तो हम कहेंगे जो एक्स एक्सिस है ये एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है, और जो y एंड z एक्सिस हैं, y एंड z एक्सिस ये मिरर के पैरेलल हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो हम यहां पे क्या कहेंगे? x और y तो मिरर के प्लेन में है, तो x एंड y मिरर के क्या हैं? पैरेलल हैं। और जो z एक्सिस है ये मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको डायग्राम में इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी 2 एक्सिस पैरेलल रहेंगी और तीसरी एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर रहेगी। हम अब सीख रहे हैं मोशन इन पैरेलल डायरेक्शन, मतलब हम सीख रहे हैं कि मिरर ऑब्जेक्ट या मिरर का मोशन एक्स या वाई इस पैरेलल प्लेन पे कहीं ना कहीं हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप मान लें कि ये बोर्ड एक मान लेते हैं मिरर है। इस तरफ एक्स एक्सिस जा रही है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस आ रही है और बाहर की तरफ जेड आ रही है। तो जेड में क्या हुआ था हमने सीख लिया, वो परपेंडिकुलर था। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में अगर ये मिरर है और अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर के पैरेलल चलने लगेगा, मैं चलूं या मार्कर चले एक ही बात है, आगे की तरफ अगर बढ़ने लगेगा तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे वो भी इसी के संग पैरेलल चलने लगेगी। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ चलेगा तो इसकी इमेज भी साथ साथ आगे की तरफ चलेगी। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, इमेज भी ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट कर रहा है इमेज भी वही कर रही है इन द पैरेलल डायरेक्शन। अब मिरर को देखो, ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये पूरा एक बोर्ड एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट फिक्स है अपनी जगह पर। अगर ये मिरर धीरे धीरे आगे की तरफ सरकने लगे, आगे की तरफ मूव करने लगे, क्या ये इसकी जो बनी हुई इमेज है वो चलेगी? अगर आप ध्यान से सोचें तो ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इमेज को उसके ठीक पीछे बनना है, ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक पीछे बननी है। अगर ये मिरर आगे सरकने भी लगेगा तब इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये रहा कि पैरेलल डायरेक्शन में इमेज को कंट्रोल नहीं कर सकता है मिरर। पैरेलल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मिरर को कंट्रोल करता है, और जो ऑब्जेक्ट करता है इमेज वही करती है। तो पैरेलल डायरेक्शन का रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ इमेज इज सेम एज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, and is independent of motion of mirror। मतलब मिरर के मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इमेज का मोशन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन पे ही डिपेंड करेगा। और मोशन ऑफ इमेज इज सेम, आइडेंटिकल है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस रूल का अगर हम यूज करते हैं तो मैं आपको इसको डायग्राम से भी समझा देता हूं। जैसे ये मिरर है और इस मिरर के लिए ये एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, तो हम इसके अलोंग मोशन नहीं देख रहे हैं, इसके लिए तो फॉर्मूला हमने सीख लिया। अगर ऑब्जेक्ट यहां है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ये मिरर के पैरेलल ही कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर चलेगा, इमेज भी 2 मीटर चलेगी। मिरर को फिलहाल हम रेस्ट में मानते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट किया वही इमेज ने कर दिया। दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में अगर ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में मानते हैं लेकिन मिरर ऊपर चला जाता है 5 मीटर, तो ये पैरेलल डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग हम मोशन नहीं देख रहे हैं, पैरेलल देख रहे हैं। तो मिरर अगर इधर चलने भी लगेगा तो इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट करेगा वही उसकी इमेज करेगी। और तीसरा डायग्राम में मैं दोनों को अगर मोशन करवा देता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज को, तो भी हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर चल रहा है 2 मीटर का,
मिरर अगर ऊपर चल रहा है 5 मीटर का तो इमेज भी कितना चलेगी, 2 मीटर। जो ऑब्जेक्ट है वही उसकी इमेज है। तो पैरेलल डायरेक्शन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ही कॉपी इमेज को दे देनी है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जरूर इससे फर्क पड़ता है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था कि 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब हम ये दोनों केसेस को कंबाइन कर सकते हैं। दोनों केसेस को कंबाइन करने का मतलब जिसमें कि पैरेलल भी मोशन हो और परपेंडिकुलर भी हो। ऐसे केसेस में जहां पे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों डायरेक्शन में मोशन होंगे तो आप उनके मोशन को ब्रेक कर लेंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट मान लो इस तरफ चल रहा है। ठीक है, इसके पास वेलोसिटी v है, एंगल थीटा पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये मिरर के पैरेलल है, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये मिरर के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं तो इस तरफ की वेलोसिटी v cos थीटा आ जाएगी और इस तरफ की वेलोसिटी v sin थीटा आ जाएगी। ठीक है, जैसा हमने सीखा, मिरर को अभी हम फिलहाल रेस्ट पे मान रहे हैं, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अभी समझना है तो बाद में मिरर को भी चला सकते हैं। तो अगर मिरर रेस्ट में है तो अगर ऑब्जेक्ट v cos थीटा से इधर आया तो क्या ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर वाला है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट करता है इमेज वही करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट राइट में चलेगा तो इमेज लेफ्ट में चलेगी सेम वैल्यू से। ये डायरेक्शन पैरेलल है, पैरेलल में ऑब्जेक्ट जो करता है इमेज वही करती है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी आइडेंटिकल। तो इससे भी v sin थीटा आ गया। जिस तरीके से v cos थीटा v sin थीटा v के पार्ट है, उसी तरीके से ये v cos थीटा v sin थीटा भी v के पार्ट होंगे, और इमेज की अगर स्पीड निकालोगे तुम तो वो v के ही बराबर आएगी। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक बढ़ता जाएगा इसकी इमेज भी धीरे धीरे मिरर के नजदीक बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट v की स्पीड से चलता जाएगा, इमेज भी v की स्पीड से चलती जाएगी। जहां पर ऑब्जेक्ट जाके मिरर से टकराएगा इमेज भी वहीं पे जाके मिरर से टकराएगी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मिरर रुका हुआ है जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी स्पीड से इमेज भी चलेगी, सेम डायरेक्शन पे दोनों मोशन करेंगे और सेम जगह जाके दोनों आपस में टकराएंगे। ठीक है, हम इन केसेस में आएंगे वापस जहां पर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, और फिर उससे इमेज को हमें कैसे निकालना है। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला हूं जिसमें कि अगेन परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन दोनों इंक्लूड तो होंगे, लेकिन अब उसमें हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस का यूज करके ये पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, और परपेंडिकुलर पैरेलल का पता लगाकर हम इमेज की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक मिरर है, हम इसका साइड व्यू ही बनाते आए हैं, साइड व्यू ही बनाते हैं हमेशा। एग्जाम में भी आपको साइड व्यू ही बना के देगा, ज़्यादातर चांसेस यही है। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है और इसकी इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे हो रहा है। ठीक है, एक्सिस हमें जरूरत पड़ेगी तो मैंने तुमको ये बताया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब तुम ये खुद पता लगाओगे कि कौन सी एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है और कौन सी पैरेलल है। फिर हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो दी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। जो मिरर की वेलोसिटी है वो दी है माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस 12k कैप, और हमसे पूछ रहा है कि इमेज की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप से आप समझते ही हैं। आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है, जे कैप वाई को बताता है और के कैप जेड को बताता है। तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व ये। पहले तो हमें इस बात को डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। मैं शुरू से रिपीट करते आ रहा हूं कि एक ही डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर होता है, और वो होता है जो मिरर के आर पार चला जा रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्या एक्स एक्सिस इसी तरफ बनी हुई है, यही एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो मिरर के आर पार निकल जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस मिरर के आर पार निकल जाएगी तो ये एक्स एक्सिस जो बनी हुई है ये मिरर के परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ पे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, एक्स
परपेंडिकुलर हो गया। और एक बार आपने परपेंडिकुलर पता कर लिया तो बाकी दो एक्सिस जो बचेंगी वो मिरर के खुद ब खुद पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, तो हमने डायरेक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, परपेंडिकुलर और पैरेलल। और जैसा हमने सीखा कि पैरेलल डायरेक्शन में क्या करना है, पैरेलल डायरेक्शन में मिरर क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। कौन सा डायरेक्शन पैरेलल है, y और z। y और z का मतलब, y का मतलब j कैप और z का मतलब k कैप। j कैप और k कैप पैरेलल हैं, मतलब j कैप और k कैप अगर पैरेलल हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज को करना है। तो ये सीधे सीधे हम उठा के यहां रख देंगे और हम लिख देंगे -3j कैप प्लस 5k कैप। जो ऑब्जेक्ट का है वही मोशन इमेज का है। किस तरफ, पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल कौन सा है, y और z पैरेलल, y और z में ऑब्जेक्ट का ठीक मोशन इमेज को मिल गया। मिरर क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सा डायरेक्शन बचा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये जो है x, इसमें हमें जरूर ये पता करना पड़ेगा कि इमेज का मोशन कैसा होता है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो x एक्सिस है इसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर है। कितना है मिरर देखा जाए, आप देख सकते हैं -3 लिखा है तो यहां -3 लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में 2 लिखा है, इसको 2 लिख देंगे। और इमेज अननोन है, इमेज को vi लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, ये -6 इधर है, 2 इधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो vi आ गया -8। किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में। तो अब यहां पे लिख देंगे -8i कैप, ये पूरी इमेज की वेलोसिटी हो गई। तो y और z डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया इमेज ने, और जो x डायरेक्शन है इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया जो सीखा था, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और हमने इमेज की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट, इमेज और मोशन, मिरर के मोशन को हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास 2 मिरर्स हैं, और ये 2 मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, अगेन हम इसको बाद में सीखेंगे, बट ये बात तो श्योर है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एक इमेज यहां पर ये मिरर बना ही रहा होगा। इस इमेज को हम नाम देते हैं I1 की, और एक इमेज ये मिरर भी बना रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज हमने यहां बना दी। इस इमेज का नाम हमने दे दिया इमेज I2। ठीक, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन करेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों इमेजेस भी मोशन करेंगी, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ओरिजिन की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और इसके पास जो है वेलोसिटी v की है। ठीक है, हमें इसके ऑब्जेक्ट के मोशन करने की वजह से इसका भी मोशन होगा, इसका भी मोशन होगा। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 इमेजेस I1 एंड I2। तो I1 की इमेज भी मोशन में होगी, I2 की इमेज भी मोशन में होगी। ये दोनों इमेजेस की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर 2 चीजें जैसे A और B 2 लोग हैं, अगर ये दोनों अपोजिट चलते हैं V1 और V2 से, S ये भी अपोजिट है, ये A इधर चला जाए V1 से और ये B इधर चला जाए V2, तो ये दोनों भी अपोजिट चल रहे हैं, ये दोनों भी अपोजिट चल रहे हैं। इस केस में इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये जोड़ कर आती है, V1 और V2 को जोड़ कर आती है। अगर इनका मोशन सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे ये A जो है V1 से इधर चला जाए और B जो है वो V2 से इधर चला जाए, तो इस केस में इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये सब्ट्रैक्ट करके आती है, चाहे V1 माइनस V2 ले या V2 माइनस V1 ले, ये डिपेंड करता है कि कौन कैलकुलेट कर रहा है, बट सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव वेलोसिटी आती है।
अगर इन बातों का यूज करके हम ये पता लगाना चाहें कि इन दोनों इमेजेस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो आप इसको ट्राई करें क्वेश्चन को 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए अब इसमें क्या करना है। अगर हम एक एक इमेज को कंसीडर करते हैं एट अ टाइम, तो अगर हम इमेज I1 को कंसीडर करते हैं तो फिलहाल इस इमेज को आप भूल जाइए, ये ऑब्जेक्ट बना है, ये इसकी इमेज है। हमने ये सीखा भी कुछ देर पहले कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा तो क्या इसकी इमेज भी इधर चल रही होगी? ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा, इमेज भी इधर चल रही होगी, और दोनों की वेलोसिटी v के बराबर होगी। ये ऑब्जेक्ट जाकर इस मिरर को फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जाके मिरर को जहां टकराएगा, इमेज भी जाके मिरर को वहीं टकराएगी, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे। अगर इस एंगल को तुमने थीटा का नाम दिया है तो क्या इसको भी तुम थीटा कह सकते हो? दोनों जाके सेम जगह टकराएंगे। अब हम इस मिरर की बात करते हैं। इस इमेज को भूल जाओ, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इस मिरर का ऑब्जेक्ट अगर यहां पे जाके टकराएगा तो इस मिरर की बनने वाली जो इमेज है ये भी यहीं पे जाके टकराएगी। तो ये इमेज आप कह सकते हैं कि उसी स्पीड v से चल रही होगी, और ये अगर ऑब्जेक्ट जाके मिरर को यहां टकराएगा तो ये इमेज भी जाके मिरर को यहां टकराएगी। ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? तो आप कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा का हमने लिया है तो ये एंगल जो यहां से यहां तक का है वो 90 माइनस थीटा का होगा, ठीक है। जैसा कि हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर आ रही है, ये 90 माइनस थीटा के एंगल पर है, तो ये एंगल भी यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ध्यान दो और इन चारों एंगल को जोड़ दो, तो चारों एंगल को जोड़ोगे तो ये चारों एंगल जुड़ के कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या ये स्ट्रेट लाइन हो गई है? और अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गई है तो इस स्ट्रेट लाइन में ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, और अपोजिट चलने में हमको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जोड़कर आती है। तो अपोजिट चलने पर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जिसमें हमने इस बात का यूज किया कि ऑब्जेक्ट की एक इमेज पहला मिरर बनाएगा, दूसरी इमेज दूसरा मिरर बनाएगा, दोनों इमेजेस की वेलोसिटी और डायरेक्शन निकाले, और ये पता चला कि ये दोनों अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v के बराबर आ जाएगी, ठीक है।